आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम पूरे अध्याय को सरल भाषा, साफ डायग्राम और एनसीईआरटी आधारित तरीके से समझेंगे ताकि आपका पूरा चैप्टर एक ही बार में मजबूत हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा और परफेक्ट रिविजन। वॉलंटरी एक्शंस वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होती है, जैसे चलना या लिखना। इनका नियंत्रण मुख्य रूप से सेरिब्रम करता है। इसके विपरीत इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे हार्टबीट और ब्रीदिंग। इनका नियंत्रण मडलर तथा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा किया जाता है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की मूल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सन। नर्व इंपल्स सबसे पहले डेंड्राइट से प्राप्त होता है, फिर सेल बॉडी से गुजरकर एक्सन के माध्यम से आगे पहुंचता है। इसी प्रकार शरीर में संदेशों का संचार होता है। 2 न्यूरॉन्स के बीच जो छोटा सा अंतर होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। जब नर्व इंपल्स एक्सन के अंत तक पहुंचता है तो वहां से केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ये केमिकल अगले न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाता है और इस प्रकार सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता है। रिफ्लेक्स एक्शन किसी स्टिम्युलस के प्रति बहुत तेज और स्वतः होने वाली प्रतिक्रिया है। ये प्रतिक्रिया सोचने से पहले ही हो जाती है। रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड करता है, जबकि ब्रेन को इसकी जानकारी बाद में मिलती है। जैसे गर्म वस्तु को छूते ही हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। स्टिम्युलस से लेकर रिस्पॉन्स तक संदेश जिस मार्ग से गुजरता है उसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। इसमें क्रम होता है, रिसेप्टर, फिर सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, फिर मोटर न्यूरॉन और अंत में अफेक्टर जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। गर्म सतह से हाथ तुरंत हटाना इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। मानव शरीर का नर्वस सिस्टम 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं और यही शरीर का मुख्य कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेशन केंद्र होता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से मिलकर बना होता है और यह सीएनएस को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है। तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर की इनवॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 भागों में विभाजित होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम शरीर को इमरजेंसी स्थिति के लिए तैयार करता है, जिससे हार्ट रेट और ब्रीदिंग बढ़ जाती है। इसके विपरीत पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम शरीर को सामान्य और शांत अवस्था में बनाए रखता है और हार्ट रेट को कम करता है। ह्यूमन ब्रेन शरीर का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल सेंटर है, जो सूचनाओं को प्राप्त करके उनका विश्लेषण करता है और उचित प्रतिक्रिया देता है। ब्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे पहले स्कल होता है। इसके अंदर 3 परतें होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहा जाता है। इनके बीच पाया जाने वाला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड झटकों को कम करता है और ब्रेन को पोषण प्रदान करता है। ह्यूमन ब्रेन को 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हिंडब्रेन। इनमें से प्रत्येक भाग शरीर की अलग अलग क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फोरब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ये सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने जैसे कार्य करता है। इसी के द्वारा हमारे वॉलंटरी एक्शंस नियंत्रित होते हैं और सेंसरी ऑर्गन से आने वाली सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। मिडब्रेन दृष्टि और ध्वनि से जुड़े रिफ्लेक्स को नियंत्रित करता है। हिंडब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मडलर। पोन्स ब्रीदिंग को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम शरीर का संतुलन और मसल्स की कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है, जबकि मडलर हार्टबीट, ब्रीदिंग और स्वॉलोइंग जैसी महत्वपूर्ण इनवॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। पौधों में 2 प्रकार की मूवमेंट पाई जाती है। पहली है ग्रोथ के कारण होने वाली मूवमेंट, जिसे ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है और यह किसी विशेष दिशा में होती है। दूसरी है ग्रोथ के बिना होने वाली मूवमेंट, जिसे नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, जैसे छूने पर टच मी नॉट, पौधे की पत्तियों का बंद हो जाना। पौधों में होने वाली डायरेक्शनल मूवमेंट को ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और चेमोट्रोपिज्म। यदि पौधा स्टिम्युलस की ओर बढ़ता है तो उसे पॉजिटिव मूवमेंट कहते हैं
और यदि दूर बढ़ता है तो उसे नेगेटिव मूवमेंट कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म में शूट प्रकाश की ओर बढ़ता है, इसलिए ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म होता है, जबकि रूट प्रकाश से दूर बढ़ती है। जियोट्रोपिज्म में रूट गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, इसलिए ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कहलाता है, जबकि शूट ऊपर की ओर बढ़ता है और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। हाइड्रोट्रोपिज्म में जड़ें पानी की ओर बढ़ती हैं, इसलिए ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है। चेमोट्रोपिज्म में पॉलन ट्यूब केमिकल संकेतों के कारण ओव्यूल की ओर बढ़ती है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक है। पौधों में ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करने वाले रासायनिक पदार्थों को प्लांट हार्मोन्स कहा जाता है। मुख्य हार्मोन्स हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इनमें से प्रत्येक का पौधे की वृद्धि में अलग अलग कार्य होता है। जब टेंड्रिल किसी सहारे के संपर्क में आता है तो ऑक्सिन उस भाग से हटकर विपरीत दिशा में अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है। इससे उस तरफ की कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती हैं और टेंड्रिल मुड़कर सहारे के चारों ओर लिपट जाता है। मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनमें नलिका या डक्ट होती है और ये अपना स्राव किसी विशेष स्थान तक पहुंचाती हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। दूसरी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्टलेस होती है और अपने हार्मोन सीधे रक्त में छोड़ती है। ये शरीर की वृद्धि, विकास और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। मानव शरीर की प्रमुख एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे महत्वपूर्ण है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये ग्रोथ को नियंत्रित करती है और अन्य ग्लैंड्स को भी प्रभावित करती है। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रेनलिन आपात स्थिति में शरीर को तैयार करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। पैंक्रियास से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। पुरुषों में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो पुरुषों के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को विकसित करता है। महिलाओं में ओवरीज से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, जो प्रजनन क्रियाओं और स्त्री लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आयोडाइज्ड सॉल्ट का उपयोग इसलिए आवश्यक माना जाता है क्योंकि शरीर को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ये हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म और वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर नामक रोग हो सकता है, जिसमें गर्दन के पास सूजन दिखाई देती है। इसीलिए आयोडीन की कमी से बचने के लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट का उपयोग करना आवश्यक है। जब शरीर में किसी प्रकार की इमरजेंसी या तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, तब अड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये हार्मोन हृदय की गति और श्वसन दर को बढ़ा देता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाते हैं। इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करना होता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। डायबिटीज रोग में अग्न्याशय यानी पैंक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता या बिल्कुल नहीं बनाता। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को इंसुलिन इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बना रहे। तो इस तरह हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अध्याय को शुरू से अंत तक पूरी तरह समझ लिया। अगर आप डायग्राम, परिभाषाएं और एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो इस अध्याय से अच्छे अंक लाना बिल्कुल आसान है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही पूरे सिलेबस की साफ और आसान तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अध्याय के साथ।